अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम रोज़ाना डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज है उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन आजकल जस्ट हम एडिटोरियल के ही आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। उसमें राइटर जो बता रहा होता है उससे भी डिस्कस किया जाता है और उस पे एक एनालिसिस भी बिल्ड किया जाता है, ताकि वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि मतलब कि वो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं आपका, बल्कि पूरा एक टॉपिक कवर हो सके। इस तरह से आप अपना करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स को बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो आने वाली वीडियोस होंगी दोस्तों, उसमें आपको ओपिनियन पेज के भी जितने आर्टिकल्स होंगे वो भी साथ शामिल, उनको उन आर्टिकल्स को भी साथ शामिल किया जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के पहले आर्टिकल पे, जो कि हमारा रिजर्व्ड सीट के नाम से। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पीटीआई को यानी कि जब इलेक्शन होने वाले थे तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने से मना कर दिया था, यानी कि रोक दिया था। और पीटीआई से जो बैट का सिंबल था वो वापस ले लिया था। दोस्तों, पीटीआई कैंडिडेट उसके बाद आपको पता है कि इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। उसके बाद वो इलेक्शन में, यानी कि जो कैंडिडेट्स उनके इलेक्शन जिन्होंने विन किया था वो एज ए इंडिपेंडेंट थे। और कई उसके बाद जजेस और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये जो एक्शन है ये इलीगल है, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप उससे उसका इंतखाबी निशान भी वापस ले लेंगे और उससे इलेक्शन भी नहीं लड़ने देंगे तो ये काम लीगल नहीं है, मतलब कि इलीगल है। दोस्तों, देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि जब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये काम किया तो पीटीआई जो थी वो अदालत में चले गई, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को इलीगल करार दिया। और अब यानी कि उसके बाद उसने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो रिजर्व्ड सीट होती हैं, ये जो मेंबर्स बन जाते हैं, असेंबली में चले जाते हैं, फिर उनको बाद में रिजर्व सीट भी मिलती है, जो कि डिपेंड करता है कि उनके कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। पीटीआई को भी रिजर्व सीट मिलनी थी और ऑर्डर में भी यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि पीटीआई को रिजर्व सीट देनी है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये भी बोला उसने, ताकि जो पार्लियामेंट का बैलेंस है वो रिस्टोर हो सके। देखो, देखते हैं दोस्तों आगे होता क्या है कि लेटेस्ट यानी कि डिसीजन जो अभी आता है जून 2025 में। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था, अब उसकी अपील जानी थी। अब अपील जब करनी थी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस था। कॉन्स्टिट्यूशनल केस के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए हुए हैं, जब हमने ये न्यू अमेंडमेंट की है उसके तहत। अब दोस्तों, मसला ये आ गया कि उसकी केस की जो अपील सुननी थी वो इस बेंच ने सुननी थी। अब ये इस बेंच ने क्या किया, इसने कहा कि ये जो पहला डिसीजन था उसे कैंसिल कर दिया। यानी कि जो रिजर्व सीट पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पीटीआई को दो, उस केस को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अब इलीगल करार दे दिया। हुआ क्या इसकी बेस पे, उसने कहा इस यानी कि अब जो अपील सुनी गई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, इसने अब बोला कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, अब ये एलिजिबल नहीं है कि ये रिजर्व सीट ले सकें। दोस्तों, पीटीआई तो यानी कि जमात को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, तो फिर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेस पे यानी कि इलेक्शन लड़ा गया। अच्छा, अब होता क्या है कि दोस्तों कि अब ये जो रिजर्व्ड सीट्स हैं ये रूलिंग क्लास को कोalition को चली जाएगी, यानी कि पीएमएलएन के पास चली जाएगी, पीपल पार्टी के पास चली जाएगी या जेयूआईएफ के पास चली जाएगी। उससे होगा क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो रूलिंग कोalition है अब इसे 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी। आपको पता है कोई भी अमेंडमेंट करनी है या कानून पास आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। पहले इनके पास नहीं थी, इन्हें पीटीआई के बंदे तोड़ने पड़ते थे, इन्हें जेयूआईएफ के पास, मौलाना के पास बार बार जाना पड़ता था। अब इन्हें 2/3 अक्सरियत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आप अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं तो ये अब इनके लिए बड़ा आसान होगा। दोस्तों, राइटर ये कहना चाहता है कि ये पॉलिटिकल और लीगल जो आपने एग्जाम्पल सेट की है ये डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी और अपोजिशन जो आपकी है वो इस फैसले से कमजोर होगी, ये इस राइटर इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर रहा था। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे। दोस्तों, इसके बाद पहले आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हम ऑनलाइन एकेडमी भी रन कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अगर आप सीएसएस, पीएमएस या पीपीएससी, एफपीएससी की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल अफोर्डेबल यानी कि फी होगी आपके लिए, और आप अच्छी तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा एडिटोरियल पेज का दूसरा आर्टिकल है, स्वात ट्रेजेडी के नाम से। दोस्तों, स्वात रिवर के करीब
स्वात रिवर में होता क्या है कि वहाँ पर आप अब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से सैलाब के आने का खतरा था। जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो क्योंकि हमारे पास डैम्स तो है नहीं जहाँ पे हम पानी इकट्ठा कर लें, तो जब डैम्स नहीं होते तो वो पानी जब इतना ज़्यादा आ जाता है, तो वो यानी कि फ्लड्स की सूरत इख्तियार कर लेता है। सो होता क्या है कि अभी तकरीबन 13 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो यानी कि जाँ बहक हो गए, जो पानी के अंदर डूब गए, और 2 ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग है, यानी कि उनका भी अभी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। होता क्या है दोस्तों कि कुछ लोग थे कि जो कि ये स्वात जो रिवर है इसके करीब ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, और होता क्या है कि आहिस्ता-आहिस्ता पानी का जो लेवल है वो अचानक यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो एक जगह पे खड़े हुए हैं और उनके साइडों पे पानी ही पानी है। सो वो उस ट्रेजेडी की बात इस आर्टिकल के अंदर राइटर करना चाह रहा है। दोस्तों राइटर ये बताना चाह रहा है कि यानी कि वो जो 13 बंदे थे वो तो बेचारे अपनी जान की बाजी हार गए। एक ही खानदान के वो लोग बताए जाते हैं कि इतने लोग वहाँ पर टूरिज्म यानी के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पे पानी में डूब के मर गए। सो दोस्तों यहाँ पे वो राइटर ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था, रेस्क्यू टीम का वही हाल रहा जो हमारे यहाँ पे पुलिस का निज़ाम का होता है। यानी कि उस टाइम पहुँचना है, कार्रवाई उस टाइम डालने जानी है जब यानी कि कार्रवाई डल चुकी होगी। यानी कि आप रेस्क्यू टीम को बुला लें, आप पुलिस के सिस्टम का अंदाज़ा लगा लें। ये उस टाइम वारदात पे पहुँचते हैं जब वो कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होती है। सो यही सिस्टम हमारी रेस्क्यू टीम का वहाँ पे रहा कि जब वो बंदे वहाँ पे मर गए, उस टाइम ये रेस्क्यू टीम वाले पहुँच गए, भी अब आने का क्या फ़ायदा। सो लोकल जो वहाँ के लोग थे उन्होंने तो कोशिश की कि इन लोगों को बचाया जा सके। उसमें से एक बंदा ऐसा था कि उसने तकरीबन 3 लोगों की जान बचाई। सो दोस्तों ये राइटर ये कहना चाह रहा है कि जो हुकूमत की तैयारी थी वो ऐसा दिखाई देता है कि वो तैयार ही नहीं थी इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए। सो दोस्तों राइटर ये बताता है कि इवन कि 3 साल पहले भी इसी तरह की एक ट्रेजेडी कोहिस्तान के अंदर हमारे पास हो चुकी है जिसमें 4 लोग डूब के यानी कि अपनी जान की बाजी हार चुके थे। सो अभी क्या किया है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड तो किया है, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों का गुस्सा था कि हुकूमत ने ये क्या किया, कि हुकूमत की क्या क्या तैयारी थी। हालांकि हुकूमत ने पहले वार्निंग भी दी हुई थी कि फ्लड आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पहले से एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे लोगों को ना आने देते, आप वहाँ पे इस तरह लोगों को इकट्ठा ना होने देते, ये या वहाँ पर नफरी होनी चाहिए थी, आपकी रेस्क्यू की टीमें इस तरह की सिचुएशन में वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी। सो इस तरह की तैयारी नहीं थी, राइट। अब ये बताना चाहता है, सो कुछ रिकमेंडेशंस देता है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि सीजनल रिस्क मैप्स बनाने चाहिए टूरिज्म के लिए, कि ये ऐसे एरिया है जहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि जो किनारे बनाए जाते हैं ये रिवर्स के साइडों पर, होता क्या है कि वहाँ पर लोग जाते हैं, वो इल्लीगल काम ये करते हैं कि जो वहाँ पे पत्थर वगैरह लगाए होते हैं उनको निकाल के वापस ले आते हैं। ये काम इल्लीगल है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो किनारा होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो आसानी से टूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से पानी बाहर आ जाता है और वो सैलाब की सूरत में बहुत ज़्यादा फिर नुकसान करता है। सो दोस्तों एक तो ये काम होता है। दूसरा काम ये कि जो होटल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है रिवर्स के बिल्कुल करीब। सो होता क्या है कि जब सैलाब आता है तो वो जो होटल साथ-साथ बने होते हैं उनको भी नुकसान होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। इसके अलावा जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कहता है कि वो ट्रेन होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर जो उन्हें इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो मौजूद होना चाहिए उनके पास, और वो हाईली हाईली जो रिस्क ज़ोन है वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। जहाँ पर खतरा है कि सैलाब आ सकता है, वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें लाज़मी मौजूद होनी चाहिए। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडिंग विद पैलेस्टाइन के नाम से। ये तीसरा आर्टिकल है एडिटोरियल का। दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर पैलेस्टाइन के बारे में बात की जाएगी। एक अब्राहम एक्कॉर्ड जो होता है दोस्तों, ये एक माहिदा होता है जिसमें जो मुस्लिम रियासतें थी वो कुछ इसराइल को एक्सेप्ट करेंगी और इसराइल के साथ तल्लुकात को बेहतर करेगी, जिससे इस माहिदे के मुताबिक इस खित्ते में अमन आएगा, और यानी कि इसराइल के दरमियान और मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान तजारत भी शुरू होगी। सो उसमें क्या होता है, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ जिस तरह यूएई या बहरीन, सूडान, ये अपने तल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर कर लेते हैं। इसराइल के साथ इनकी तजारत शुरू हो जाती है। दोस्तों हालाँकि जो इजिप्ट था ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये 1978 में इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है। जॉर्डन जो है ये 1994 के अंदर ये इसराइल को पहले ही रिकॉग्नाइज़ कर चुका है। इसके अलावा यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को ये भी
यानी कि अब्राहम एक्ट के तहत इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं। सो अब दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान ने अब्राहम एक्ट्स के तहत यानी कि इस मायदे के तहत पाकिस्तान ने मना किया कि हम नहीं इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार, उन्होंने ये बोला कि हमारी तो 70 साल से ये पॉलिसी रही है और ये बिल्कुल चेंज नहीं हुई कि हम पैलेस्टाइन कि हम इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करते। पाकिस्तान टू स्टेट सोल्यूशन को यानी कि सपोर्ट करता है। सो ये हमारा पाकिस्तान का स्टॉन्स है। अब रीजंस फॉर रिफ्यूजल क्या है कि क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसराइल जो है वो मुसलसल जो पैलेस्टाइन है उस पर वायलेंस क्रिएट कर रहा है। आपको पता है कि अभी भी तकरीबन मोर देन 56,000 लोगों को वहां पे शहीद कर दिया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की शामिल, औरतों की शामिल है। तो इस तरह का अगर ब्रूटल अटैक किया जाएगा गजा पर, और जो जेनोसाइड अभी भी कत्लो गारत वहां पे जारी है, तो राइटर ये कहते हैं ये तो मॉरली हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान वहां पे जाके, हमारा मॉरली बनता ही नहीं है कि जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है हम ऐसे कंट्री को जाके एक्सेप्ट कर लें। सो दूसरा दोस्तों ये कहता है कि पब्लिक और पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करता है कि जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स है पाकिस्तान के अंदर वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। कायदे आजम ने भी 1938 में जो स्पीच दी उसमें उसने पैलेस्टीनियंस जो हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया है। और पीपल लोग जो हैं दोस्तों ये बात सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। ये पाकिस्तान के इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि आप जाके इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। इसराइल को एक्सेप्ट करने के बहुत कुछ फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। जिस तरह फायदे के ये हो सकता है कि आपके वेस्ट के साथ तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात, यूरोपियन यूनियन के साथ आपके बहुत अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं, इसराइल के साथ आपके अच्छे तल्लुकात होंगे। अ, आपका डिफेंस सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है। इसराइल के पास दुनिया के जो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है उनमें से एक समझा जाता है। हालांकि ईरान ने उसको भी उसकी भी हवा निकाल दी, लेकिन फिर भी देखें कि जो बेहतरीन यानी कि डिफेंस सिस्टम है उनमें से एक समझा जाता है। इस तरह S-400 रशिया गया वो भी अच्छा समझा जाता है जो इंडिया के पास है। सो आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल सकती है कि जब आप उनको एक्सेप्ट करोगे तो आपकी तजारत बेहतर होगी, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। IMF या इस तरह के जो इदारे हैं आपको कर्जे आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों नुकसान क्या होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी इससे डिवाइडेड हो जाएगी। आप जो मुस्लिम कम्युनिटी इसराइल के खिलाफ है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही है, वो मुस्लिम कम्युनिटी आपस में डिवाइडेड हो जाएगी। जो OIC है उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज पैलेस्टाइन का जो काज है वो जो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो बहुत बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगी। तीसरी चीज ये पाकिस्तान के अंदर अनार्की हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे लोग और रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इस चीज को। तो इस तरह से ये चीज कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान तो इसराइल को एक्सेप्ट करने के तहत एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, इस मायदे के तहत भी जो है अब्राहम एक्ट के नाम से है। सो दोस्तों ये हमारा आज का आर्टिकल था। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।